हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है की माइलस्टोन्स ऑफ इम्यूनाइजेशन इन इंडिया, यानी कि भारत में टीकाकरण से संबंधित महत्वपूर्ण उपलब्धियां। पिछले 60 वर्षों में हमने टीकाकरण में जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित की है उनके बारे में हम आज इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। आप सभी को मैं ये जरूर बताना चाहूँगा कि जो टॉपिक हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें से एग्जाम में कम से कम 2 क्वेश्चन आपको पक्का पक्का मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं। पहला पड़ाव है 1975। भारत में 1975 में स्मॉल पॉक्स यानी चेचक का लास्ट केस मिला था। स्टूडेंट्स, स्मॉल पॉक्स को बड़ी माता भी कहा जाता है, जबकि चिकन पॉक्स को छोटी माता कहा जाता है। हिंदी में इनका जो बड़ी माता और छोटी माता नाम रखा गया है, इसमें साइज का कोई कनेक्शन नहीं है। इसके पीछे धार्मिक मान्यता जुड़ी हुई है। एक धार्मिक मान्यता है कि शीतला माता की 2 बहनें थी, बड़ी माता और छोटी माता। इनके आधार पर ही स्मॉल पॉक्स को बड़ी माता नाम दिया गया है, जबकि चिकन पॉक्स को छोटी माता कहा जाता है। अगर हम साइंटिफिक व्यू की बात करें तो पॉक्स मीन्स पॉस्यूल्स होता है, यानी चिकन पॉक्स में या स्मॉल पॉक्स में जो फफोले बनते हैं उन्हें पॉस्यूल्स कहा जाता है। 16वीं शताब्दी में सिफिलिस को ग्रेटर पॉक्स कहा जाता था और सिफिलिस से इसकी अलग पहचान रखने के लिए इसका नाम दे दिया गया स्मॉल पॉक्स। अगर हम दोनों के लिए उत्तरदायी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीवाणुओं की बात करें तो स्मॉल पॉक्स वेरियोला वायरस से फैलता है, जबकि चिकन पॉक्स वेरिसेला वायरस से फैलता है। इसलिए इसे वेरिसेला जोस्टर वायरस VZV भी कहा जाता है। नॉर्मली बच्चों में जब चिकन पॉक्स हो जाता है तो एक बार चिकन पॉक्स होने के बाद उनमें परमानेंट इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। लेकिन अगर किसी एडल्ट व्यक्ति में चिकन पॉक्स दोबारा हो जाए तो तब इसे हर्पीज जोस्टर या सिंगलिस कहा जाता है। ओके। 1977 में यदि हम माइलस्टोन की बात करें तो भारत में 1977 में स्मॉल पॉक्स का पूरी तरह से उन्मूलन हो चुका था और WHO के द्वारा भारत को स्मॉल पॉक्स फ्री कंट्री घोषित कर दिया गया। अगले पड़ाव में 1978 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनवरी 1978 में विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम EPI शुरू किया गया। EPI की फुल फॉर्म है एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। EPI एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। मैं आपको यहाँ ये भी जानकारी दे दूं कि आपके एग्जाम में आप मान के चलिए कम से कम 2 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो शॉर्ट फॉर्म से रिलेटेड हो सकते हैं। इसलिए आप अपने नोट्स बनाते समय जितनी भी शॉर्ट फॉर्म्स बीच बीच में आ रही है उनको एक जगह इकट्ठा करें और उनको साथ साथ पढ़ते रहें। तो EPI के अंदर शुरू में टोटल में 4 वैक्सीन शामिल थे। BCG, DPT, ओरल पोलियो वैक्सीन यानी कि OPV और टाइफॉइड फीवर। वैसे देखें तो BCG पहले से ही 1962 से नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम का हिस्सा था। मैं आपको यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि वर्तमान में भारत के कैबिनेट हेल्थ मिनिस्टर है डॉक्टर मनसुख मंडाविया। EPI के जरिए बच्चों में 6 किलर डिजीजेस की रोकथाम पर फोकस किया गया था और वो 6 किलर डिजीजेस को याद करने का तरीका है DPT,
बट्टा एमपीटी। डीपीटी ट्रिपल एंटीजन है जिसमें 3 बीमारियां आ जाएगी, डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस। और बाकी की 3 बीमारियां रहेगी एमपीटी, मीजल्स, पोलियो और टीबी। अगला पड़ाव 1980 है और 1980 में पूरे विश्व में स्मॉल पॉक्स यानी चेचक का उन्मूलन हो चुका था। और ये तो आप समझ ही गए होंगे कि इंडिया में स्मॉल पॉक्स का इरेडिकेशन 3 साल पहले यानी 1977 में ही हो चुका था। अगला पड़ाव 1983 का है और 1983 में टीकाकरण कार्यक्रम ईपीआई में प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए टीटी वैक्सीन को ऐड कर दिया गया था। आप सभी को मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी प्रेग्नेंट महिलाओं में टीटी वैक्सीन को बंद कर दिया गया है और उसकी जगह टीडी वैक्सीन लगाया जा रहा है, जिसके बारे में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। 1985 का जो पड़ाव है उसमें ईपीआई के अंदर एक वैक्सीन को जोड़ा गया और एक वैक्सीन को हटाया गया। मैंने आपको शुरू में बताया था कि ईपीआई की शुरुआत में उसमें 4 वैक्सीन थे, उसमें से 1985 में टाइफॉइड वैक्सीन को हटा दिया गया और उसकी जगह मीजल्स वैक्सीन को जोड़ा गया। साथ ही 1985 में 19 सितंबर 1985 को प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की याद में उनके बर्थडे पर ईपीआई कार्यक्रम में फेरबदल करके इसे यूआईपी यानी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के नाम से लॉन्च किया गया, जिसे हिंदी में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम कहा जाता है। अगले पड़ाव में 1990 में विटामिन ए की सप्लीमेंट्री डोज को यूआईपी में शामिल किया गया। स्टूडेंट्स, विटामिन ए की जो सप्लीमेंट्री डोज है वो बच्चों में विटामिन ए की कमी से उत्पन्न होने वाली 2 मुख्य प्रॉब्लम्स, नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी और जीरोप्थेल्मिया की रोकथाम के लिए दी जाती है। ये दोनों आई प्रॉब्लम बच्चों में ब्लाइंडनेस के लिए उत्तरदायी है। स्टूडेंट्स, विटामिन ए की जो फर्स्ट सप्लीमेंट्री डोज होती है वो 9 मंथ के इन्फेंट्स से शुरू की जाती है और केवल इसकी पहली डोज को 1 ml दिया जाता है, बाकी की 8 डोज को 2 ml के हिसाब से दिया जाता है। और मैं आपको ये भी बता दूं, विटामिन ए की पहली डोज 1 ml जो होती है उसमें 1 ml 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट के बराबर होता है, यानी 1 ml इज इक्वल टू 1 लाख IU। IU मीन्स इंटरनेशनल यूनिट। अब आपको एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है, ऐसी कौन सी बीमारी है जिसमें ट्रीटमेंट के रूप में विटामिन ए सॉल्यूशन दिया जाता है। अगले माइलस्टोन है 1992 और इस साल यूआईपी को CSSM कार्यक्रम के साथ ऐड किया गया था। CSSM की फुल फॉर्म है चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड, जिसे हिंदी में बाल जीवन रक्षा और सुरक्षित मातृत्व कहा जाता है। अगले पड़ाव में 1995 को बहुत ही एक बड़ा माइलस्टोन विकसित हुआ था। 16 मार्च 1995 को भारत में राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण नेशनल पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया और इस कार्यक्रम को यूआईपी के साथ में ऐड किया गया। तो स्टूडेंट्स, अगर आपसे यह सवाल पूछा जाए कि भारत में ओरल पोलियो वैक्सीन की फर्स्ट डोज कब पिलाई गई थी, तो इसका राइट आंसर होगा 16 मार्च 1995 को। अगला माइलस्टोन है 1997 के बारे में। जो वैक्सीन हम यूज करते हैं उसकी यूजेबल स्टेज को कंफर्म करने के लिए 1997 में कुछ वैक्सीन के साथ वीवीएम अटैच किया गया। पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं कि जितनी वैक्सीन
हम यूज कर रहे हैं, सभी वैक्सीन के साथ में वीवीएम अटैच नहीं होता है। वीवीएम की यदि फुल फॉर्म की बात करें तो वीवीएम की फुल फॉर्म है वैक्सीन वायल मॉनिटर, ना कि वायल वैक्सीन मॉनिटर। फुल फॉर्म ये अच्छे से ध्यान रखें, पहले वैक्सीन आएगा फिर वायल मॉनिटर है। अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए वीवीएम क्या है, वीवीएम एक ऐसा टेम्परेचर मॉनिटरिंग डिवाइस है जो एक खास केमिकल डाई से बना हुआ होता है। क्या ये सभी वैक्सीन पे अटैच होता है? नहीं, वीवीएम केवल हीट सेंसिटिव वैक्सीन्स पे लगा होता है। वे वैक्सीन्स जो ज़्यादा तापमान से खराब हो जाती है उन्हें हीट सेंसिटिव वैक्सीन्स कहा जाता है, और केवल उन्हीं वैक्सीन्स के वायल पर वीवीएम अटैच किया जाता है। वीवीएम को वैक्सीन वायल पर अटैच करते हैं, उसकी दो स्टाइल होती है। या तो वीवीएम है वो वैक्सीन वायल की कैप के ऊपर लगाया हुआ होगा, या वीवीएम जो है वो वैक्सीन वायल के साइड में लगाया हुआ होगा। तो इसका भी एक खास रूल है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आप इसे अवश्य याद रखिए। 4 वैक्सीन ऐसी है जिन पर ओवीपी यानी ओरल वायल ओपन वायल पॉलिसी, जिसे मल्टी डोज वायल पॉलिसी भी कहा जाता है, 4 वैक्सीन के ऊपर ओपन वायल पॉलिसी या मल्टी डोज वायल पॉलिसी लागू नहीं होती है। और जिन 4 वैक्सीन पर मल्टी डोज वायल पॉलिसी लागू नहीं होती है, उन चारों वैक्सीन के में उनकी वैक्सीन की वायल के कैप के ऊपर वीवीएम अटैच होता है। आपको उन 4 वैक्सीन के नाम बताने हैं कि ऐसी कौन सी 4 वैक्सीन है जिनके अंदर वायल के कैप के ऊपर वीवीएम अटैच होता है। 1997 में एक और माइलस्टोन यह है कि 1997 में यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम यानी यूआईपी को आरसीएच कार्यक्रम के साथ जोड़ा गया था। आरसीएच की फुल फॉर्म है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, जिसे हिंदी में प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य कहा जाता है। आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि प्रत्येक जिले में एएनएम ट्रेनिंग सेंटर की मॉनिटरिंग और सुपरविजन के लिए आरसीएचओ अधिकृत होता है, ना कि सीएमएचओ। माइलस्टोन में 1999 में पोलियो वायरस के सीरोटाइप 2 का पूरी तरह से उन्मूलन हो गया था। तो स्टूडेंट्स, ये सीरोटाइप 2 क्या है, मैं आपको बताता हूँ। पोलियो वायरस के कुल 3 सीरोटाइप होते हैं। हम यूँ मान सकते हैं कि जो पोलियो वायरस होता है उनकी स्ट्रक्चर के आधार पे वो 3 टाइप के हो सकते हैं। पहला सीरोटाइप 1, दूसरा सीरोटाइप 2 और तीसरा सीरोटाइप 3। इसलिए पोलियो वैक्सीन जो बनाई गई है उनकी भी 3 टाइप हो गई है। मोनोवैलेंट जो सीरोटाइप 1 पे असर करेगी, बाईवैलेंट, और तीसरी हो गई है ट्राईवैलेंट। और मैंने अभी आपको बताया 1999 में पोलियो की 3 टाइप में से सीरोटाइप जो 2 थी उसका पूरी तरह से उन्मूलन हो गया था। हम माइलस्टोन्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और अब हम आ गए हैं 2002 के माइलस्टोन पर। 2002 से यूआईपी में वैक्सीन लगाने के लिए एडी सिरिंज का इस्तेमाल शुरू किया गया। एडी यानी कि ऑटो डिसेबल सिरिंज, वह सिरिंज जो एक बार इस्तेमाल करने के बाद में खुद ही खराब हो जाए उसे ऑटो डिसेबल सिरिंज कहा जाता है। एक और महत्वपूर्ण माइलस्टोन 2002 से जुड़ा हुआ है। 10 जून 2002 को उस समय के प्राइम मिनिस्टर स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यूआईपी में हेपेटाइटिस बी वैक्सीन लॉन्च किया था। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, शुरुआत में हेपेटाइटिस बी वैक्सीन को पूरे देश में एक साथ शुरू नहीं किया गया था, बल्कि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में भारत के केवल 16 शहरों और 33 जिलों में शुरू किया गया था।
इस तरह से जब किसी लिमिटेड स्टेट में कार्यक्रम शुरू किया जाता है तो उसे पायलट प्रोजेक्ट कहा जाता है। और मैंने आपको पहले जिक्र किया था कि टीकाकरण कार्यक्रम का मुख्य फोकस 6 किलर डिजीज के ऊपर था, और ये जो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन ऐड किया गया, ये 6 किलर डिजीजेस के बाद में 7वीं बीमारी थी। जो माइलस्टोन हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें 2005 का माइलस्टोन देखते हैं। 2005 में यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम यानी यूआईपी को एनआरएचएम कार्यक्रम के साथ में जोड़ा गया था, क्योंकि 2005 में ही एनआरएचएम लॉन्च हुआ था। एनआरएचएम की फुल फॉर्म तो आप जानते ही होंगे, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कहा जाता है। और इस कार्यक्रम की शुरुआत 12 अप्रैल 2005 को हुई थी। एनआरएचएम के बारे में हम बाद में किसी और क्लास में एनएचएम, एनयूएचएम, उन सभी के बारे में हम अलग से डिस्कस करेंगे। 2006 की अगर हम माइलस्टोन की बात करें तो भारत में कुछ जेई एंडेमिक स्टेट जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, असम, मणिपुर, गोवा इत्यादि में जापानीज एनसेफलाइटिस को कंट्रोल करने के लिए यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर जेई वैक्सीन ऐड किया गया। और स्टूडेंट्स, आपको ये बता दूं कि ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था, इसलिए जेई वैक्सीन की फर्स्ट फेज में केवल एक ही डोज शुरू की गई थी। 2007 के अंदर हेपेटाइटिस बी वैक्सीन को और एक्सपेंड करते हुए यानी विस्तारित करते हुए बाकी बचे हुए जो जिले थे उनके अंदर भी इसे शुरू किया गया। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन का ये जो 2007 में सेकंड फेज शुरू हुआ था, यहाँ इसकी डोज को भी 4 से घटाकर 3 कर दिया गया। यानी कि शुरुआत में हेपेटाइटिस बी की 4 डोज लगती थी और 2007 के बाद में इसकी 3 डोज कर दी गई। स्टूडेंट्स, आपको ये भी बताना चाहूँगा कि पीडियाट्रिक डोज यानी बच्चों में हेपेटाइटिस बी की जो डोज लगाई जाती है वो 0.5 ml होती है, जबकि एडल्ट के अंदर हेपेटाइटिस बी की 1 ml डोज लगाई जाती है। तो अब हम बात करते हैं 2009 की, और 2009 के अंदर राजस्थान में पोलियो का लास्ट केस भरतपुर जिले में 27 नवंबर 2009 को मिला था। अगले साल 2010 में क्या हुआ था, यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम में 16 महीने से 24 महीने की आयु वाले बच्चों में मीजल्स वैक्सीन की दूसरी डोज शुरू की गई थी। आपको याद होगा 1985 में टीकाकरण कार्यक्रम में टाइफॉइड वैक्सीन को हटाया गया था और उसकी जगह मीजल वैक्सीन को जोड़ा गया था। तब उस टाइम मीजल्स वैक्सीन की एक ही डोज शुरू की गई थी, और अभी 2010 में मीजल्स वैक्सीन की दूसरी डोज शुरू की गई है। 2011 में 3 इंपॉर्टेंट माइलस्टोन थे। सबसे पहले यदि हम सीरियल वाइज बात करें तो 13 जनवरी 2011 को भारत में वेस्ट बंगाल के हावड़ा जिले में पोलियो का लास्ट केस मिला था। दूसरा माइलस्टोन था दिसंबर 2011 में यूआईपी में हेपेटाइटिस बी वैक्सीन और उसके साथ एचआईवी यानी कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी वैक्सीन और डीपीटी, इन सबको मिलाकर पेंटावेलेंट वैक्सीन लॉन्च किया गया था। डीपीटी वैक्सीन खुद ट्रिपल एंटीजन है और इसके अंदर 2 वैक्सीन और ऐड कर दिए गए, तो कुल मिला के 5 वैक्सीन का एक सिंगल वैक्सीन बन गया पेंटावेलेंट वैक्सीन, और इसे दिसंबर 2011 में लॉन्च किया गया था। तीसरा इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है 2011 में ही ओपन वायल पॉलिसी, जिसे मल्टी डोज वायल पॉलिसी भी कहा जाता है, उसे भी 2011 में शुरू किया गया था। यहाँ स्टूडेंट्स
मैं आपको एक मेमोरी टिप्स देना चाहूँगा। आपने हिंदी में मुहावरा सुना होगा, 9-2-11 हो जाना, यानी कि भाग जाना। तो 9-2-11 हो जाना से हमें ये याद करना है कि भारत से पोलियो कब भाग गया था। सबसे पहले आ रहा है 9, तो याद रखना है आपको 2009, और 2009 में राजस्थान के भरतपुर में पोलियो का लास्ट केस मिला था। फिर आ जाता है 2-11 यानी 2011, तो 2011 में इंडिया में पोलियो का लास्ट केस मिला था और वो मिला था वेस्ट बंगाल हावड़ा के अंदर। दूसरा यहाँ पे मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि ओपन वायल पॉलिसी, जिसे मल्टी डोज वायल पॉलिसी भी कहा जाता है, इसका मैंने अभी पहले भी जिक्र किया था। ये टीकाकरण के जितने वैक्सीन हैं उनमें से केवल 4 वैक्सीन पर लागू नहीं होती है, और इसके लिए रूल्स बनाया गया है कि इन 4 वैक्सीन में जो वीवीएम है वो वायल के कैप पर अटैच किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अब हम 2012 के माइलस्टोन की बात करते हैं। 2012 के अंदर पोलियो एंडेमिक कंट्रीज की जो लिस्ट बनी हुई थी, उस लिस्ट में से भारत का नाम है वो 2012 में हटा दिया गया था, यानी कि 12 में भारत को बाहर कर दिया गया था, जिससे पोलियो एंडेमिक लिस्ट में से। और अभी आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है। अभी एट प्रेजेंट वर्ल्ड में 3 देशों के अंदर अभी भी पोलियो के केस है वो मिल रहे हैं। तो आपको उन 3 कंट्रीज के नाम बताने हैं। स्टूडेंट्स, जब भी हमारी क्लास होगी तो क्लास के दौरान मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, जिनके आंसर आपको खुद सर्च करने हैं। और इसके पीछे मेरा मकसद ये है कि आप भी एक्टिव हो जाएं। आप चाहे उन क्वेश्चन का आंसर बुक्स में सर्च करें या गूगल पे सर्च करें, पर जब भी आप कुछ सर्च करने की कोशिश करेंगे तो उसी बहाने आपको कुछ साथ में नया, कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो जो भी क्वेश्चंस इस वीडियो सेशन में पूछे जा रहे हैं, आप उनका आंसर कमेंट में दे सकते हैं, और उन सारे क्वेश्चंस के आंसर है वो मैं टेलीग्राम पे या और किसी सेशन में जरूर डिस्कस करूंगा। तो स्टूडेंट्स, 2013 का माइलस्टोन, यूआईपी में 2013 में जेई वैक्सीन की दूसरी डोज शुरू की गई थी। इसके अलावा पेंटावेलेंट वैक्सीन की सेकेंड फेज के रूप में भी इसे 9 अन्य राज्यों में विस्तारित किया गया था। मैं आपको यहाँ बता दूं, जेई वैक्सीन है उसकी फर्स्ट डोज 9 मंथ्स पर लगाई जाती है, जबकि पेंटावेलेंट वैक्सीन की फर्स्ट डोज है वो 6 वीक्स पर लगाई जाती है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज की ये माइलस्टोन वाला वीडियो सेशन जरूर समझ में आ रहा होगा और आपको पसंद भी आ रहा होगा। 2014 की बात करते हैं। डब्ल्यूएचओ के द्वारा 27 मार्च 2014 को भारत को पोलियो फ्री कंट्री घोषित कर दिया गया था। और साथ में एक और माइलस्टोन है, 2014 में ही तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर 25 दिसंबर 2014 को भारत में मिशन इंद्रधनुष यानी एमआई कार्यक्रम शुरू किया गया। मैं आपको ये भी जानकारी से अपडेट करना चाहूँगा कि 27 मार्च 2014 को भारत के साथ साथ साउथ ईस्ट एशिया क्षेत्र था, उसको भी पोलियो फ्री रीजन घोषित कर दिया गया था। और जो मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम 25 दिसंबर 2014 को शुरू किया गया था, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मेन उद्देश्य यह था कि नियमित टीकाकरण के दौरान जो बच्चे छूट जाते हैं उन बच्चों को कवर करना। यहाँ हम ये भी बात डिस्कस कर सकते हैं, 2009 में राजस्थान में पोलियो का लास्ट केस मिला, 2011 में वेस्ट बंगाल में भारत में पोलियो का लास्ट केस मिला, 2012 के अंदर भारत को पोलियो एंडेमिक लिस्ट में से बाहर किया गया। याद आ रहा है ना आपको, बोला था 2012 में 12, और अभी 2014 में
भारत को पोलियो फ्री कंट्री घोषित किया गया है। तो स्टूडेंट्स 2015 पे आ गए हैं हम। 2015 में यूआईपी, जिसकी फुल फॉर्म तो अब आपको याद हो ही चुकी होगी, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में इस साल 2015 में आईपीवी वैक्सीन शामिल किया गया। आईपीवी की फुल फॉर्म है आई इनएक्टिवेटेड, पी पोलियो वायरस और वी यानी वैक्सीन। एक और महत्वपूर्ण माइलस्टोन था, 2015 में भारत से मैटरनल एंड नियोनेटल टिटनेस यानी एमएनटी का भी उन्मूलन हो गया था। और साथ में 2015 के अंदर ही तीसरे फेज के रूप में पेंटावेलेंट वैक्सीन को पूरे देश में लॉन्च किया गया। यहाँ दो खास बातें डिस्कस कर सकते हैं। एक जो आपसे गलती हो सकती है, आईपीवी वैक्सीन की फुल फॉर्म में कभी भी इंजेक्शन वर्ड नहीं सोचना है। आई का मतलब इनएक्टिवेटेड होता है, आई का मतलब इंजेक्शन या इंजेक्टेबल पोलियो वायरस वैक्सीन नहीं है। दूसरी चीज, पेंटावेलेंट वैक्सीन है, उसकी तीसरी फेज है, वो 2015 में लॉन्च की गई थी। यानी पेंटावेलेंट वैक्सीन को पूरे देश में 3 अलग अलग फेज के अंदर शुरू किया गया था। सबसे पहला फेज 2011 में था, दूसरा फेज 2013 में था, और अंतिम फेज जिसमें पूरे देश में इसे लॉन्च कर दिया गया था वो था 2015। तो स्टूडेंट्स 2016 की बात करते हैं। 2016 में 3 इम्पोर्टेंट माइलस्टोन डेवलप हुए थे। इस वर्ष 2016 में आरवीवी लॉन्च किया गया था। आरवीवी यानी रोटा वायरस वैक्सीन। 2016 के अंदर ही आईपीवी को एफआईपीवी में रूपांतरित कर दिया गया था। एफआईपीवी की फुल फॉर्म होगी फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। और 2016 में ही टीओपीवी को बीओपीवी पर स्विच कर दिया गया था। तो हम आगे बढ़ने से पहले थोड़ा इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात, आईपीवी जो वैक्सीन था उसकी डोज थी 0.5 ml, और एक आईपीवी वैक्सीन को ही 5 भागों में डिवाइड करके, फ्रैक्शन का मतलब होता है बराबर हिस्सों में डिवाइड करना, तो आईपीवी की डोज हो गई 0.5 ml, और एफआईपीवी की डोज है 0.1 ml। यानी कि एक आईपीवी वैक्सीन से एफआईपीवी की 5 डोज बनाई जाती है। हालांकि साइंटिफिक रिसर्च में यह साबित हो गया है कि पोटेंसी यानी इफेक्ट के मामले में एफआईपीवी आईपीवी के बराबर है। अब हम अगली पॉइंट पे डिस्कस करें, टीओपीवी, जिसकी फुल फॉर्म है ट्राईवैलेंट ओरल पोलियो वैक्सीन। थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था कि पोलियो के स्ट्रेन के आधार पे वैक्सीन भी 3 प्रकार की हो सकती है, मोनोवैलेंट, ट्राईवैलेंट और एक है बीच वाली बाईवैलेंट। अब यहाँ पे माइलस्टोन है 2016 के अंदर टीओपीवी को बीओपीवी पर स्विच किया गया। तो टीओपीवी क्या है? ट्राईवैलेंट ओरल पोलियो वैक्सीन। ट्राईवैलेंट में ट्राई वर्ड छुपा हुआ है, यानी इस वैक्सीन के अंदर पोलियो की तीनों टाइप मौजूद होती है, पोलियो सीरोटाइप 1, पोलियो सीरोटाइप 2 और पोलियो सीरोटाइप 3। इसलिए इसका नाम रखा गया है ट्राईवैलेंट। बीओपीवी का नाम आ रहा है बाईवैलेंट, और बाई वर्ड है वो 2 के लिए यूज करते हैं। तो बीओपीवी के अंदर पोलियो की सीरोटाइप 1 और 3 दोनों मौजूद होती है। यहां आपसे एक मिस्टेक हो सकती है, बीओपीवी में आपको ऐसा लगेगा कि पोलियो सीरोटाइप 1 और 2 मौजूद होगी, जबकि बीओपीवी में सीरोटाइप 1 और 3 मौजूद होती है। बीओपीवी में से सीरोटाइप 2 को हटा दिया गया है। जो टीओपीवी थी उसके अंदर 3 सीरोटाइप थी, उसमें से सीरोटाइप 2 को हटाकर ही बीओपीवी बनाया गया है। तो टीओपीवी में से सीरोटाइप 2 को हटा दिया गया। क्यों हटाया गया? क्योंकि हमने एक माइलस्टोन डिस्कस किया था 1999 में 1999 में
पोलियो सीरोटाइप 2 का विश्व से उन्मूलन हो चुका था, इसीलिए टीओपीवी में से सीरोटाइप 2 हटाकर और बीओपीवी पे उसे स्विच किया गया। 2017 के अंदर जो माइलस्टोन अचीव किया था, 2017 में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यानी यूआईपी में मीजल्स वैक्सीन को ही हटा दिया गया और उसकी जगह एमआर वैक्सीन को शुरू किया गया। डबल वैक्सीन एमआर यानी मीजल्स रूबेला वैक्सीन को शुरू किया गया। यहां पर मैं आपको बता दूं, मीजल्स को रूब्यूला भी बोलते हैं, जबकि रूबेला जो वर्ड है उसकी बीमारी का दूसरा नाम जर्मन मीजल्स है। और दोनों की पहचान करनी हो तो जिस वैक्सीन की स्पेलिंग में, जिस बीमारी की स्पेलिंग में ओ आता है, जैसे रूब्यूला में ओ आएगा तो वहां पे वो केवल मीजल्स है, और रूबेला की स्पेलिंग में ओ नहीं आ रहा है, इसलिए ये इस रूबेला का दूसरा नाम जर्मन मीजल्स है। 2017 में ही इसी साल एक और माइलस्टोन अचीव हुआ था। 2017 में यूआईपी में भारत के कुछ सिलेक्टेड स्टेट के अंदर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पीसीवी लॉन्च किया गया था। पीसीवी की फुल फॉर्म है न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन। 2017 का एक और महत्वपूर्ण माइलस्टोन है एईएफआई के केस में एएनएम को एड्रेनलिन इंजेक्शन लगाने की परमिशन दी गई। एईएफआई की फुल फॉर्म होती है एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। अगर आपसे पूछा जाए कि एईएफआई का मतलब क्या है, एईएफआई यानी कि किसी भी बच्चे में वैक्सीन लगाने के बाद साइड इफेक्ट के रूप में उसमें एलर्जिक रिएक्शन उत्पन्न हो जाना एईएफआई समझा जाता है। 2017 में 3 इंपोर्टेंट माइलस्टोन थे और तीसरा माइलस्टोन यह है कि अक्टूबर 2017 में इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष आईएमआई शुरू किया गया था, जिसे हिंदी में सघन मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम कहा जाता है। 2018 का माइलस्टोन टीनेज बच्चों के अंदर और गर्भवती महिलाओं में लगाया जा रहा जो टीटी वैक्सीन था, उस टीटी वैक्सीन को अब बंद कर दिया गया और 2018 से उसकी जगह टीडी वैक्सीन शुरू किया गया। मैं आपको यहां पर अपडेट करूं, टीटी वैक्सीन जो लगाया जाता था उसकी फुल फॉर्म थी टिटनेस टॉक्सोइड, और अभी जो 2018 से टीडी वैक्सीन शुरू किया गया है उसकी फुल फॉर्म है टिटनेस एंड डिप्थेरिया टॉक्सोइड। देखिए, टीटी वैक्सीन केवल एक ही बीमारी टिटनेस की रोकथाम करता है, जबकि टीडी वैक्सीन टिटनेस के साथ साथ डिप्थेरिया को भी प्रिवेंट करता है। अगर मैं ये कहूं कि दोनों वैक्सीन में क्या कोई समानता है, हाँ, दोनों में यह समानता है कि दोनों ही टॉक्सोइड वैक्सीन है। 2019 का माइलस्टोन आईएमआई का दूसरा फेज यानी इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष का दूसरा फेज, जिसका नाम रखा गया आईएमआई 2.0, और यह 2019 में शुरू किया गया था। अगले ही वर्ष 2020 में यानी 2020 में ओरल पोलियो वैक्सीन शुरू करने की सिल्वर जुबली हो गई थी, यानी 25 साल पूरे हो गए, और इस सिल्वर जुबली के उपलक्ष्य में 16 मार्च 2020 से एनआईडी मनाने की शुरुआत की गई। एनआईडी क्या है? नेशनल इम्यूनाइजेशन डे यानी राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। और हर साल ये कब मनाया जाता है? हर साल 16 मार्च को भारत में नेशनल इम्यूनाइजेशन डे यानी राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। 2021 के अंदर IMI 3.0 यानी कि सघन मिशन
इंद्रधनुष का तीसरा फेज शुरू किया गया था। आपने नोट किया होगा जिस तरह से गोलमाल 1, गोलमाल 2, गोलमाल 3 होती है मूवी वगैरह, ऐसे ही IMI के जो अलग अलग फेज शुरू किए गए हैं उनके नाम इस तरह से रखे गए हैं। तो 2021 में IMI का 3.0 यानी तीसरा फेज शुरू किया गया था, और अगले ही वर्ष 2022 में फरवरी 2022 से सघन मिशन इंद्रधनुष का चौथा फेज IMI 4.0 शुरू किया गया है। उसके बाद अभी तक कोई नया IMI का वर्जन शुरू नहीं किया गया है। लास्ट अगर हम माइलस्टोन की बात करें 2023 की, 2023 में जनवरी 2023 से FIPV की तीसरी एक्स्ट्रा डोज शुरू की गई है। यानी 2023 से पहले FIPV की 2 डोज लग रही थी, और अभी 2023 से एक एक्स्ट्रा तीसरी डोज है उसको शुरू किया गया है। FIPV की फर्स्ट और सेकंड डोज है उसको राइट अपर आर्म में लगाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। FIPV की पहली और दूसरी डोज को राइट अपर आर्म में ID रूट से लगाते हैं, जबकि तीसरी डोज जो अभी शुरू की गई है उसको लेफ्ट अपर आर्म में लगाना है, जहां पर BCG लगाया जाता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, इम्पोर्टेंट माइलस्टोन इम्यूनाइजेशन के क्षेत्र में।